बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने डिस्कस किया था। अब उसमें दो तीन टॉपिक हैं। एक है मनी एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय, और दूसरा है डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। मनी एक्सचेंज का मतलब है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में परिवर्तित करना। और ये बच्चों विश्व स्तर पर दो तरीके से किया जाता है। फ्लोटिंग मेथड, इंक डाल दो मार्कर में, परिवर्ती विधि, और दूसरा पेगिंग मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं तिरती विधि। इसको हम मार्केट मेथड भी बोलते हैं, बाजार विधि। इसको हम फिक्स्ड मेथड भी कहते हैं। स्थिर विधि भी कहते हैं। तो बच्चों मार्केट मेथड का मतलब है जब किसी देश की करेंसी का मूल्य उस करेंसी के डिमांड और सप्लाई के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता हो, तो ऐसे मेथड को हम फ्लोटिंग मेथड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई देश का नागरिक हमारे वहाँ आ रहा होगा टूर के लिए, तो डिमांड किसकी बढ़ाएगा बच्चों? रुपए का। तो प्राइस ऑफ रुपीज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहीं हमारा एक्सपोर्ट होगा तो डिमांड किसका बढ़ना है? रुपए का। तो प्राइस ऑफ रुपीज़ क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो डिमांड किसकी बढ़ाएगा? रुपए का। तो प्राइस ऑफ रुपीज़ बढ़ जाएगा। यानी एक ऐसा देश जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, वैसे देश की करेंसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। और जब किसी देश में वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती हो तो उस देश के मेथड को पेगिंग मेथड कहते हैं। जैसे विश्व की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है अभी? नहीं, कुवैत की दिनार है। तो वो महंगी क्यों है? क्योंकि वहाँ की सरकार ने डिसाइड किया हुआ। तो अब तक ये एग्जाम में क्या आता है कि फ्लोटिंग मेथड में क्या होता है और पेगिंग मेथड में क्या होता है। तो फ्लोटिंग सर पूछेंगे क्लास है क्या, तो बोल देना हाँ क्लास है 6:30 के लिए। डायल कर लो, खुद खोल लो। पेगिंग मेथड में क्या होता है? सरकार डिसाइड कर रही होती और मार्केट डिसाइड करता है फ्लोटिंग। ये तो वो इंट्रोडक्शन। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि होता क्या है। अब मेन जो काम का पॉइंट है कि भारत में कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फ्लोटिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से। अच्छा, तो अब हमें जानना है कि इंडिया में कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, और इसी दो के आधार पर पूरे विश्व में करेंसी की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। जनरली विश्व के सभी देश फ्लोटिंग मेथड का ही यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन सा मेथड यूज हो रहा है। तो बच्चों आपको याद हो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट थे। एक था करेंट अकाउंट, चालू खाता,
और दूसरा कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता। करेंट अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जहां पर हम डे टू डे ट्रांजैक्शन को शो कर रहे हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं, जहाँ पे हम सर्विसेज के लेन देन को शो कर रहे हो। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? जहाँ इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं, एफडीआई को, एफपीआई को, लोन को शो करते हैं, ग्रांट को शो करते हैं, यानी पैसे के लेन देन को शो करते हैं। ये तो एक रिकॉल है लास्ट क्लास का कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा अकाउंट होता है। तो देखो, जो सच्चाई की बात है, करेंट अकाउंट में गवर्नमेंट यूज कर रही है फ्लोटिंग मेथड। जो डेली रुपए का घटना बढ़ना देख रहे हैं आप, वो है करेंट अकाउंट के लिए। तो एक पॉइंट लिख लें, इन करेंट अकाउंट, चालू खाते में मनी एक्सचेंज is the example of complete convertibility of rupees। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। मीन्स अर्थात रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय दर, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन, विनिमय दर बाजार की पूर्ण परिवर्तनीयता पर निर्भर करती है, या कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, बाजार के मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, डिमांड एंड सप्लाई। बट इन कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाते में अब देखो, लोन तो जिस रेट को लिया है उस रेट पे आप देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्रांट में कोई दिक्कत ही नहीं। अब रही बात इन्वेस्टमेंट आना अच्छी बात है, क्योंकि इनके आने से डिमांड ऑफ रुपीज़ बढ़ जाती है, तो प्राइस ऑफ रुपीज़ बढ़ता है, तो ये अपन लोगों के लिए खुशी की बात है नहीं। लेकिन मान लो जैसे कि कंपनी है वॉलमार्ट क्या है, जिस देश में जाते हैं उस देश को बर्बाद कर देते हैं। अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका में ही बैन है, क्योंकि उनके ट्रेड करने का तरीका बहुत खतरनाक है। जैसे वो क्या करते हैं, 600 रुपये की वस्तु को अपने वहाँ 30 रुपये में बेच देंगे। तो पर्पज़ क्या है 30 रुपये में बेचने का? ताकि धीरे धीरे बाकी सारे कंपटीटर ख़त्म हो जाए और अपने आप को फिर हाई रेट पे 600 की वस्तु को 4000 में बेच देते हैं। अब मान लो वॉलमार्ट है और उन्होंने यही किया हमारे वहाँ है, और बड़े लेवल पे मोनोपोली जनरेट कर ली, धीरे धीरे सारे लोग बर्बाद हो गए। तो भारत के सभी लोग परेशान हो गए। तो हमने डिसाइड किया कि यार वॉलमार्ट ने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, तो हम वॉलमार्ट को बर्बाद कर दें। तो ये डिसाइड हुआ कि 10 सितंबर को प्रातः 10 बजे एक साथ भारत के सभी लोग वॉलमार्ट पे हमला कर देंगे। अब 10 सितंबर को हमला हो गया, वॉलमार्ट लूट लिया गया। अब वॉलमार्ट ने डिसाइड किया है कि अब हम भारत में नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि जी अब हम भारत में नहीं रहेंगे। हमने जी जाओ, जाने वाले कौन रोका है? उन्होंने कहा नहीं समझे नहीं, हम अकेले नहीं जा रहे, हम सारी अमेरिका कंपनी जा रहे हैं। तो सारे एक साथ जाने लगे। जब एक साथ जाने लगेंगे तो डिमांड किसकी करेंगे बच्चों को? डॉलर की, क्योंकि पैसे तो डॉलर में लेंगे, आए थे तो डॉलर में ही आए थे, और आए थे तो एक ही करके, लेकिन जा रहे हैं एक साथ, तो एक साथ डॉलर का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्राइस ऑफ रुपीज़ क्या होगा? काफ़ी तेज़ी से कम होगा। अब मान लो उन्होंने 2000 करोड़ रुपए लगाया था, उस समय जब आए थे तो $1 70 रुपये के बराबर था। अब वो काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं तो कम होके $1 300 रुपये के बराबर हो जाए, क्योंकि डिमांड डॉलर की बढ़ गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो अचानक देश में दिक्कत आ सकती है, नहीं आ सकती है? आ सकती है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि कैपिटल अकाउंट में हम फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आंशिक परिवर्तनीयता का। हमने बोला जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा $1, हम जितना पैसा आपसे ले रहे हैं उसका 60% रेट तो हम देंगे आपको मार्केट के द्वारा, फ्लोटिंग मेथड पे, लेकिन रिमेनिंग 40% का रेट हम डिसाइड करेंगे एज अ गवर्नमेंट, सरकार के रूप में डिसाइड करेंगे। इसका पर्पज़ क्या है? ताकि ऐसी सिचुएशन आए देश बर्बाद ना हो, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पार्शियल कन्वर्ट कर लिए। ये एक कमेटी बनी थी 1997 में, SS तारापुर कमेटी, उनके रिकमेंडेशन से ये किया गया था। तो एक पॉइंट लिखिए, कैपिटल अकाउंट इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज। पूंजीगत खाता आंशिक परिवर्तनीयता का उदाहरण है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज रुपए के आंशिक परिवर्तनीयता का उदाहरण है। मीन्स अर्थात 60% रेट डिसाइडेड बाय फ्लोटिंग मेथड, 60% कीमत परिवर्ती विधि से निर्धारित होता है। 60% रेट डिसाइडेड बाय मार्केट या फ्लोटिंग मेथड, एंड 40% रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। 40% कीमत सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब क्या कि आपको 2000 करोड़ लेना है तो कोई बात नहीं, 60% रेट हम देंगे जो भी मार्केट डिमांड, और मार्केट में भी क्या है कि $1 3000 के बराबर है, सॉरी 300 रुपये के बराबर, लेकिन बाकी का 40% हम डिसाइड करेंगे। और ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, और हमने डिसाइड किया कि $1 $600 के बराबर। अब आप जोड़ कर देख लो, आपको हमें देना है या लेके जाना है ना? इस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहानी क्या हुई कि हमसे ये पूछा जाए कि भारत में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो भारत में हम करेंट अकाउंट के लिए यूज कर रहे हैं फ्लोटिंग मेथड, और कैपिटल अकाउंट के लिए हम पार्शियल मेथड, आंशिक परिवर्तनीयता का। इसमें 60% हम मार्केट के द्वारा डिसाइड करते हैं और 40% गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है। क्लियर है? तो ये तो हुआ कि भारत में मेथड कौन से यूज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है बच्चे, ये भी हमने सिखा दिया आपको, है ना? अब देखो, तूने क्या किया, BSc किया हुआ है, बीकॉम, अभी टेस्ट दी थी आज? हाँ, कितने बने थे मार्क्स? कोई बात नहीं, बहुत कम बने हैं, बहुत मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा। मैथ्स नहीं आता तो बच्चे कोई ऐसा एग्जाम का टारगेट करो जिसमें मैथ ना हो।
रेलवे, टीचिंग का है ना, फिर ठीक है। DSSB भरोगे ना इस बार, वो करवा लेंगे। बस कोशिश करना जितना मैथ हम पढ़ाएं वो ज़रूर सीखना। 1 से 3 क्लास की थी, हाँ, वीडियो क्लास भी ले लेना, जहाँ जहाँ हमारा वाला है, किसी का परचेज मत करना। अब देखो हमने क्या सीखा कि मनी एक्सचेंज कैसे होता है, मुद्रा विनिमय कैसे निर्धारित होता है। तो मुद्रा विनिमय अब मनी एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय, और एजेंसी कौन है जो मनी एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है। तो करेंट अकाउंट में, चालू खाते में क्या है और कैपिटल अकाउंट में क्या है। तो करेंट अकाउंट में क्या है बच्चे, फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी का उदाहरण है, पूर्ण परिवर्तनीयता है ना। और कैपिटल अकाउंट पार्शियल, आंशिक, और आंशिक में 60 और 40 का रेशियो, 60% गवर्नमेंट और 60% मार्केट रेट और 40% को गवर्नमेंट। और ये करता कौन है, इंडिया लेवल पे RBI करते हैं और वर्ल्ड लेवल पे IMF करते हैं। वही बात है जो पढ़ाया था, वैसे इसको समराइज कर दिया गया। अब बच्चों चलो एक पॉइंट और सीखते हैं। ये तो था मनी एक्सचेंज होता कैसे है, भारत में कौन सा मेथड यूज करें किस अकाउंट के लिए। अब है मनी एक्सचेंज में कई सारे टर्म का यूज किया जाता है। तुमने कोचिंग कहाँ से की हुई है, मेरे से पढ़ी हो, कौन पढ़ाया था इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो ये सब नहीं पढ़ाया था। अच्छा, रुपए का अवमूल्यन, रीवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, रुपए का अधिमूल्यन। या तुम बीकॉम में पढ़ी होगी सब है, डेप्रिसिएशन। तुमको अंदर वाले रूम मिले हैं, केबिन मिला है। रूम अंदर वाले मिले हैं या केबिन मिला है। ठीक, कौन है रूममेट। अच्छा अच्छा, बच्चे सारे पढ़ने वाले हैं। हाँ, रुपए की का मूल्यह्रास से रुपए की मूल्य वृद्धि। देखो अवमूल्यन का मतलब है जब प्राइस ऑफ रुपीज बढ़ जाता हो
तो इसको हम कहते हैं अवमूल्यन, सॉरी द प्राइस ऑफ रुपीज़ कम हो गया। अब लिखो, मत समझो एक बार। जब $1 50 के बराबर था, अब $1 60 के बराबर हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। मतलब पहले हम 50 रुपये देते थे तो $1 मिल जाता था, अब उसी को लेने के लिए हमें $60 देना पड़ रहा है। नहीं, अधिमूल्यन में क्या होता है? जब प्राइस ऑफ रुपीज़ बढ़ जाता, जैसे $1 पहले 50 का था, अब $1 40 का हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? अधिमूल्यन। पहले 50 रुपये देते थे तब मिलता था, अब 40 ही दे रहे हैं तो मिल जा रहा है। डेप्रिसिएशन में, मूल्यह्रास में भी यही होता है। जब प्राइस ऑफ रुपीज़ बढ़ जाता, सॉरी कम हो जाता, मतलब $1 50 के बराबर था, अब $1 60 के बराबर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? मूल्यह्रास। हाँ, वही सीखेंगे अभी। और एप्रिसिएशन में भी यही होता है। जब प्राइस ऑफ रुपीज़ बढ़ जाए, मतलब पहले $1 देते थे तो $50 रुपये देते तब $1 मिलता था, अब ₹40 दे रहे हैं तब भी $1 मिल जा रहा है। तो जो ये है वही क्या है? डेप्रिसिएशन। जो ये है वही क्या है? एप्रिसिएशन। बस डिफरेंस क्या है? इट इज़ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। जब किसी देश की सरकार करती है उसे डिवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन कहते हैं। और जो डेली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रुपया सस्ता हो गया, रुपया महंगा हो गया, वो होता है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। क्लियर है? इट इज़ कंट्रोल मेथड एंड इट इज़ ओपन मेथड। हाँ, नहीं, मार्केट, बाजार। ओपन मेथड खुला विधि और सरकार विधि। चाहो तो एक बार लिख लो। ये डेली घटता बढ़ता रहता है, तो एग्ज़ाम में ये नहीं पूछ रहा होता है। ये सरकार कर रही होती तो यही हमारे एग्जाम में पूछ रहा होता कि कब डिवैल्यूएशन किया गया, कितनी बार डिवैल्यूएशन किया गया। आज तक भारत में कभी इवैल्यूएशन नहीं किया गया है। ये तभी होगा जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी। तो हमें लिखना है एक पॉइंट, इंडिया अनाउंस डिवैल्यूएशन फॉर 3 times इन इंडिया। भारत में अवमूल्यन 3 बार घोषित किया गया है। अनाउंस 3 times इन इंडिया, 3 बार। तीनों ईयर का नाम लिखो, 1949, 1966 और 1991। तो ये क्वेश्चन आता है पहली बार कब किया गया, ये क्वेश्चन आता है कब नहीं किया गया, कोई चौथा ऑप्शन दे देते हैं। और एक अच्छा सा यूपीएससी या अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा कि डिवैल्यूएशन किया क्यों जाता है, नहीं
तो लिखो इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन का प्रभाव। तो अवमूल्यन क्यों करते हैं, क्या वजह है? हाँ, डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? तो डिवैल्यूएशन करने का पर्पज़ होता है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाएंगी तो लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल से, इंडिया अमेरिका में शुगर बेचता हो तो पाकिस्तान ने कहा कि जी हम भी बेचेंगे। अमेरिका ने कहा कि 300 रुपये पर केजी, इंडिया वाले ने भी डिसाइड किया कि 300 रुपये पर केजी, और पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया 300 रुपये पर केजी। तो हमने कहा 300, उन्होंने कहा हम भी 300। हमने कहा जी हमारा $1 50 के बराबर, उनका हमारा भी $1 50 के बराबर। तो एक अमेरिकी को 1 किलो चीनी खरीदने के लिए कितना डॉलर देना होगा? हाँ, $6। और इसे भी, तो अमेरिकी किसकी चीनी को खरीदेगा? किसी की भी खरीद सकता है जो इजीली हो। अब हमने क्या किया, हमने अब $1 60 के बराबर कर दिया और प्राइस उतना ही रखा। तो अब अमेरिका को कितना डॉलर देना है? 5। पाकिस्तान को इमेजिन करो ये बात समझ नहीं आई या उन्होंने नहीं किया इसको कम, उन्होंने 50 ही रखा, तो उनकी शुगर की कीमत कितनी? $6 नहीं? तो अब अमेरिकी किसकी शुगर को लेना पसंद करेगा? इंडिया। तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा। दूसरा, उल्टा सोच के देखो, यदि हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? महंगी मिलेंगी विदेशों वाली। तो हम अपना इंपोर्ट क्या करेंगे? कम करेंगे। जैसे अभी डॉलर सस्ता हो रहा है, सॉरी महंगा हो रहा है, रुपया सस्ता हो रहा है, तो एक प्रोडक्ट सुनी होगी DTH, डायरेक्ट टू होम, सुना है? तो वो सारा का सारा विदेशों से मंगा रहे, तो अभी लगभग 200-200 रुपये, 150-150 रुपये महंगा हो गया। तो महंगा हो जाए तो लोग क्या करेंगे? कम खरीदेंगे तो आयात कम होगा। और तीसरा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? इसको हिंदी में कहते हैं व्यापार संतुलन। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेशन को बताता है, आयात और निर्यात। इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्सपोर्ट बढ़ जा रहा है, निर्यात इंपोर्ट कम हो जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? तो ये सीखना, पॉजिटिव देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लो इंडिया के एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा हो 100 रुपये का और इंपोर्ट कर रहा हो 1000 रुपये का। अब हमने क्या किया, रुपए को 10% डीवैल्यूएट कर दिया, तो प्राइस ऑफ, तो जितना का भेजते थे उसी रेशियो मान लो 10% हमारा व्यापार बढ़ गया, तो 100 की जगह में कितना मिलने लगा? 110 रुपये, क्योंकि हमने सीखा है कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। और उतनी ही वस्तु खरीदने के लिए अब हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 1100। नहीं, क्यों? हमने 10% वैल्यू कम कर दी। तो हमें फ़ायदा कितने का हुआ था बच्चे, और लॉस कितने का हुआ? तो ओवरऑल डिफरेंस क्या आया?
माइनस का, और मान लो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड आयात और निर्यात एक्सपोर्ट ये कुछ ऐसा हो कि हम आयात कर रहे हो 100 रुपये का और निर्यात कर रहे हो 1000 का, और ऐसे में प्राइस ऑफ रुपीज़ को 10% डाउन कर दिया जाए, तो उतनी वस्तु लेने के लिए हमें कितना पैसा देना होगा? 110 रुपये। और उसी रेशियो में हमें हमारा एक्सपोर्ट कितने का हो जाएगा? 1100। तो लॉस कितना हुआ? 10 रुपये का। फ़ायदा कितना हुआ? तो ओवरऑल गैप कितना हो गया बच्चे? तो कुछ समझ पा रही हो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड से उस देश को फ़ायदा होता है जो देश एक्सपोर्ट कर रहा होता है ज़्यादा, लेकिन उस देश के लिए घाटा होता है जो देश इंपोर्ट कर रहा होता है। जैसे चाइना सबसे ज़्यादा, एक पॉइंट लिखो तो इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन का। पहला, एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, निर्यात में वृद्धि हो जाती है। इंपोर्ट डिक्रीजेज, आयात में कमी हो जाती है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, डिपेंड्स अपॉन रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। व्यापार संतुलन आयात निर्यात के अनुपात पर निर्भर करता है। इट इज़ बेनिफिटेड फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह निर्यातक देशों के लिए फ़ायदेमंद है। बेनिफिटेड फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, निर्यातक देशों के लिए फ़ायदेमंद है, बट इट इज़ निगेटिव फॉर इंपोर्टिंग कंट्रीज, परंतु यह आयातक देशों के लिए लाभकारी नहीं है। चाहो तो बना लो।